दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 12वीं की हिंदी की कक्षा में आज अंतराल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न पाठों से लिए गए हैं वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम सूरदास की झोंपड़ी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनस्थिति बताइए। तो इसके बारे में इसका उत्तर लिखते हुए आपको बताएंगे कि सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी गई थी और लोग उससे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। सभी आग लगने की दुर्घटना का कारण जानना चाहते थे। प्रस्तुत कथन जगधर के प्रश्न का नायक राम द्वारा दिया गया जवाब है, परंतु सूरदास का ध्यान तो केवल झोंपड़ी में रखी अपने रुपयों की थैली पर था और वह आग के लपटों के बीच से वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता रहा, परंतु वह वहां तक नहीं पहुंच पाया। वह अपने रुपयों के लिए व्याकुल था। दूसरा है, जगधर के मन में ईर्ष्या का किस तरह से ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों। इसका उत्तर है कि जगधर के मन में पैसों को लेकर ईर्ष्या का भाव जगा, क्योंकि भैरव सूरदास की झोंपड़ी से रुपयों से भरी थैली उठा लाया था। दूसरे दिन वह उस थैली को जगधर को दिखाता है, जिसे देखकर जगधर के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है और जगधर चाहता है कि भैरव आधा रुपया उसे दे दे या सारा रुपया सूरदास को वापस कर दे। उसके बाद इसमें तीसरा प्रश्न है कि सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, क्यों। इसका उत्तर है कि सूरदास अपनी आर्थिक हानि को इसलिए छिपाना चाहता है क्योंकि वह सोचता था कि भिखारियों के लिए धन इकट्ठा करना पाप के समान है और उसके लिए अपमान की बात है। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं है जितना धन। अतः वह दूसरों से अपनी दरिद्रता को बनाए रखने के लिए वह धन की पोटली की बात छिपाना चाहता है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, वह फूस की राख नहीं थी बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख थी। इस कथन के आधार पर पाठ की विवेचना कीजिए। तो इसके प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे कि सूरदास की झोंपड़ी जला दी गई, लेकिन सूरदास झोंपड़ी की राख को टटोलता रहा क्योंकि उसे रुपयों की थैली चाहिए थी और इस तरह से वो राख उड़ाता रहा। लेकिन कहते केवल सूरदास की झोंपड़ी में ही आग नहीं लगी, बल्कि जो उसकी इच्छाएं थी, मूलभूत इच्छाएं थी, वो भी कहीं ना कहीं इस आग में जल गई। तो साथ ही साथ क्या कहते हैं, उसकी जो इच्छाएं थी कि वह चाहता था कि अपने जो पुत्र था बिठवा की शादी करे, गांव के लिए कुआं बनवाए, और ये इच्छाएं उसके उसी के साथ में झोंपड़ी के आग के साथ जल गई। तो यह कथन बिल्कुल उचित है कि केवल सूरदास की झोंपड़ी ही नहीं जली, ये उसके फूस की राख नहीं थी, बल्कि उसकी इच्छाएं भी उसमें जलकर भस्मीभूत हो गई, राख बन गई। अगला प्रश्न है कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथों से विजय गर्व के तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनोदशा का चित्रण कीजिए। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में दोनों हाथों से राख के ढेर को उड़ाने लगा। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनोदशा का चित्रण करें। तो इसमें आप बताएंगे
कि सूरदास यह कथन जो है सूरदास की दृढ़ता को व्यक्त करता है कि सूरदास अंदर से कितना मजबूत और दृढ़ है। वह अपने जीवन भर की कमाई गंवा चुकने के बाद भी सूरदास एक बार फिर अपने घर को बनाने का दृढ़ निश्चय करता है। मिठवा द्वारा यह प्रश्न पूछने पर कि यदि उसकी झोपड़ी को 100 लाख बार जला दिया जाएगा तो क्या होगा, तो इस पर सूरदास बालक की तरह सरलता से जवाब देता है कि वह भी 100 लाख बार अपनी झोपड़ी बनाएगा। यह कथन सूरदास के आत्मविश्वास और दृढ़ता का परिचय देता है। इस कथन से सूरदास का उदार, स्वाभिमानी, आदर्शवादी और साहसिक चरित्र सामने आता है। तो बच्चों, यह सूरदास की झोंपड़ी के प्रश्न थे। अब इसी कड़ी में दूसरा पाठ है आरोहण। आरोहण पाठ के प्रश्नों की चर्चा अब हम करेंगे। पहला प्रश्न है, आरोहण कहानी के आधार पर भूप सिंह के चरित्र का वर्णन कीजिए। यानी आरोहण कहानी के आधार पर भूप सिंह के चरित्र का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर में आप बताएंगे कि भूप सिंह हाँ जी, तो इसमें बताएंगे कि आरोहण कहानी के आधार पर भूप सिंह जो है बहुत ही पर्वतीय क्षेत्र में जन्मे पले और बढ़े हैं, और साथ ही साथ कि जो पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए पर्वतारोहण एक जो है दिनचर्या है। तो पर्वतारोहण पर्वतीय प्रदेशों की दिनचर्या है। भूपदाता पर्वतीय क्षेत्र में ही जन्मे और पले बड़े हैं। वहाँ की जिंदगी बहुत कठिन होती है। पर्वतीय क्षेत्र की जिंदगी बहुत ही कठिन होती है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण भूप दादा का पर्वतारोहण अर्थात पहाड़ों की चढ़ाई में उनका कोई बराबरी नहीं कर सकता। वह पहाड़ पर चढ़ने में अत्यंत कुशल थे। वह हमेशा मौत के बीच रहते रहते भीतर से बहुत ही ठोस और सख्त हो गए थे। प्राकृतिक आपदाओं और मुश्किलों से लड़ना उनका प्रतिदिन का काम था। इन सब के होते हुए भी भूप दादा इस भयंकर जीवन शैली को छोड़कर नीचे आना नहीं चाहते थे। पर्वतों के बीच रहते रहते वह स्वयं भी बर्ज के समान कठोर हो गए थे। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि आरोहण कहानी के आधार पर पहाड़ों पर स्त्रियों की दयनीय दशा का वर्णन करें। तो इस कहानी के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो पहाड़ी स्त्रियों की जिंदगी है वो पर्वतों पर रहने वाले पुरुषों की तरह ही बहुत ही कठिन होती है, परंतु पर्वतीय परिवेश में रहने के कारण मुश्किलें, कठिनाइयाँ, त्रासदियाँ उनके जिंदगी का एक भाग बन जाती हैं। पहाड़ों पर स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। वो पुरुषों से किसी भी प्रकार पीछे नहीं हैं। लेकिन पहाड़ों पर शिक्षा उनको उतनी प्राप्त नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं इस चीज़ में स्त्रियां पिछड़ जाती हैं। फिर उसके बाद है, पहाड़ों का जीवन जो है अत्यधिक कठिन होता है। आरोहण कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि जो पहाड़ों का जीवन है बहुत ही कठिन है। वहाँ लोगों को अभावों के साथ साथ बहुत सी कठिनाइयों का, प्राकृतिक आपदाओं का जो है सामना करना पड़ता है। और कहते हैं कि उनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना उनकी दिनचर्या है, और पहाड़ों पर अचानक कोई त्रासदी के कारण खेत खलिहान और पशु आदि सभी जो है पहाड़ के नीचे धंस जाते हैं, और उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, रूप सिंह को अपने गांव पर लौटने में लज्जा, अपमानित और गलानी का अनुभव क्यों हो रहा था। तो इसका उत्तर होगा कि रूप सिंह को घर लौटते समय एक अजीब किस्म की लज्जा, अपनत्व और झिझक
घेरने लगती है, क्योंकि वह घर से भागकर शहर गया था और आज पूरे 11 साल के बाद वह वापस अपने गांव जा रहा है। इस बीच उसने कभी भी किसी से कोई संपर्क नहीं किया, किसी को कोई चिट्ठी पत्री नहीं लिखी। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई पूछेगा इतने साल कहाँ रहे और अब लौटकर क्यों आए हो, तो वह क्या उत्तर देगा। इसी कारण रूप सिंह को गांव लौटने में लज्जा, अपनत्व और गलानी का भाव हो रहा था। तो बच्चों, इससे अगला पाठ है बिस्कोहर की माटी। इस पाठ के प्रश्नों को अब हम लेंगे। बिस्कोहर की माटी, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कोइयाँ। कोइयाँ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि कोइयाँ जो है एक जल पुष्प है, ठीक है ना। कोइयाँ जल पुष्प है, जिसे कुमुद या कोकाबेली भी कहा जाता है। जहाँ भी गड्ढा या उसमें पानी जहाँ भी भर जाता है, कोइयाँ वहीं फूल उठती है। खास तौर पे जैसे बताया गया कि रेलवे लाइन के दोनों ओर गड्ढों में पानी भरा रहता है, वहीं ये कोइयाँ पुष्प खिल जाता है। उत्तर भारत में सभी जगह पाया जाता है। सर्दी की चांदनी रात में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयों की पंखुड़ियाँ एक जैसी हो जाती हैं। अगला है, गर्मी और लू से बचने के उपायों के विवरण दीजिए। तो कहते हैं गाँव में गर्मी से बचने के लिए, जैसे लू, गाँव में गर्मी के दिनों में लू लग जाती है, तो गाँव में गर्मी के दिनों में लू से बचने के लिए प्याज को शरीर के किसी भी हिस्से के साथ बांधना और लू लगने पर कच्चे आम को पकाकर उसका पन्ना भूनकर गुड़ या चीनी के साथ शरबत बनाकर पीना। इसी के साथ आम का जो गुदा होता है उसका पूरे शरीर में लेप लगाना। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर धोना लू से बचने के अचूक उपाय हैं। इस भात से गांव के सभी लोग परिचित होते हैं। अगला है, विश्वनाथ द्वारा बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन कीजिए। यानी विश्वनाथ द्वारा बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन कीजिए। तो बिस्कोहर में विश्वनाथ ने वर्षा का वर्णन करते हुए लिखा है कि वर्षा सीधे नहीं आती। वर्षा आने से पहले सूचना स्वरूप गरजती है, कड़कती है और बादल घिरते हैं। और लगातार वर्षा हो तो गांव के कई कच्चे घर गिर जाते हैं, जिनमें कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं का जो मिट्टी में होते हैं वो परेशान होते हैं और वह जमीन से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां खिल उठती हैं। पूरे गांव में कीचड़ और बदबू का साम्राज्य होता है। खेत खलिहान सिवान में पानी भरने से दिशा मैदान जाने में परेशानी होती है और जलावन की बहुत किल्लत हो जाती है। लकड़ी जलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, ईंधन के रूप में लकड़ी चाहिए, उसकी बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो जाती है, बहुत ही कमी हो जाती है। बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब आदि सभी निखर उठते हैं तथा धान आदि की फसलें भी झूमने लगती हैं। उसके बाद है, बिस्कोहर गांव में सांपों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो इसमें आप बताएंगे, बिस्कोहर में गांव में बरसात के दिनों में कई प्रकार के सांप निकल आते हैं और जैसे उसमें पाठ में सांपों के नाम बताए गए हैं। कहते पानी भरने के साथ ही साथ बिस्कोहर में, हाँ जी, तो इसमें जो बताए गए हैं, तो उसमें सांपों की प्रजातियां बता रहे हैं। बिस्कोहर में सांपों की प्रजातियां जो बताई गई हैं कि बिस्कोहर के गांव में सांप और बिच्छू के बारे में बताता हुआ लेखक कहता है कि घास पात की मेड़ों, मैदानों, तालाबों, नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार के सांप मिलते हैं। इन सांपों में डोढ़ा डोढ़ा मजगिदवा जो है विषहीन होते हैं।
उसके अलावा धामिन धामिन जो है वो भी विषहीन होने के कारण उसको नहीं मारा जाता, और डोंडवा को भी नहीं मारा जाता। उसके बाद कहते हैं कि सबसे खतरनाक सांप होता है गेहूवन, जिसे गांव में फैंटारा कहा जाता है। इसी तरह घोर कडाइच और भटिहा, इन सांपों के दो मुंह होते हैं। खास तौर पर आम, पीपल तथा अन्य सुगंधित झाड़ियों में रहने वाले सांप बड़े खतरनाक होते हैं। लेखक बताता है कि मनुष्य में सांपों से भय भी होता है और अवचेतन में विद्यमान डर से ही सही प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी पूजा भी की जाती है। आगे अगला प्रश्न है, बच्चा दूध ही नहीं चांदनी भी पी रहा था, चांदनी भी माँ की तरह पुलक स्नेह और ममता दे रही है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप बताएंगे कि बच्चा जो है, जैसे चांदनी रात में माँ का जो है जब दूध पीता है तो कहते हैं वो दूध के साथ साथ जो चांद की चांदनी छिटकी हुई थी उसको भी ग्रहण कर रहा था। और जिस तरह से माँ का स्पर्श और स्नेह, आंचल जो है स्नेह देता है, उसी प्रकार से चांदनी भी माँ की तरह जो है उसको, उसके शरीर को अच्छी लग रही थी और माँ की तरह ममता और स्नेह प्रदान कर रही थी। फिर अगला है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के ढेर सारे संबंधों का जीवन चरित्र कैसे होता है। तो इसमें आप बताएंगे कि बच्चों का जो दूध पीना है, बच्चे का जो दूध पीना है, हाँ जी, जो बच्चे का दूध पीना है, कहते हैं कि वो माँ के लिए, माँ बच्चे का माँ से लगाव उतना ही बढ़ जाता है। खाली बच्चा दूध नहीं पीता बल्कि माँ के प्यार और स्नेह को भी प्राप्त करता है। तो इसी चीज को कहते कि माँ जो है आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है, और बच्चे का जो माँ का दूध पीना नहीं, माँ के बच्चों के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। बच्चा सुबकता है, रोता है, माँ को मारता है, माँ भी कभी कभी मारती है, लेकिन बच्चा माँ से चिपटा रहता है और माँ चिपटा ही रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श, गंध भोगता है, पेट में जैसे वह अपनी जगह ढूंढता रहता है। उसके बाद अगला पाठ है, अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में। तो इस पाठ के प्रश्न जो है हम देखेंगे। अपना मालवा खाओ उजाड़ो सभ्यता में सबसे पहला है, मालवा में जब बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप बताएंगे कि मालवा में जब सभी जगह बरसात होती है तो गांव के जितने, मालवा के जितने नदी नाले हैं, तालाब हैं, गड्ढे गंदे मटमैले बरसाती जल से लबालब भर जाते हैं। धरती को जितना पानी सोखना है सोख लेती है। बारिश के समय खेतों में ज्वार, बाजरा, सोयाबीन की फसलें और पीले फूल वाले अनेक फलती बेल लहलाती रहती हैं, जिससे मालवा के लोग खुशहाल और संपन्न हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, मालवा में अब वैसा पानी नहीं गिरता जैसे पहले गिरा करता था, इसका क्या कारण है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज के समय में मानव निर्मित बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसका मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना तथा नदी, तालाब, नालियों में कीचड़ भर जाना है। जंगल नष्ट हो गए हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वातावरण में गर्मी हो गई है। और वर्षा की कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि लेखक ने बताया कि यूरोप अमेरिका द्वारा विकसित खाऊ उजाड़ू सभ्यता को माना है, जिसके कारण धरती के तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि हो गई है।
अगला है मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए? तो इसका उत्तर होगा कि मालवा के जो राजा विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने यूरोप के पुनर्जागरण यानी रिनेसा से बहुत ही पहले जल संरक्षण यानी पानी के रखरखाव के लिए कई उपाय किए थे। उन्होंने अनेक तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई ताकि जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा रह सके और धरती का जो भूमिगत जल है वो भी बढ़ सके और वो भी अपनी पर्याप्त मात्रा में रह सके। अगला प्रश्न है नई दुनिया की लाइब्रेरी से क्या पता चलता है? तो इसमें आप बताएंगे कि जो नई दुनिया की लाइब्रेरी हाँ जी, नई दुनिया की लाइब्रेरी यानी पहला अखबार है नई दुनिया, उसकी लाइब्रेरी में कहते पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहाँ आए थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने के लिए पर्याप्त पानी था। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पीललिया पाला टूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का काल होता है। तो लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं हैं। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा के लोग प्यासे और भूखे नहीं मरे, क्योंकि उससे पहले के साल खूब पानी था और बाद के सालों में भी। तो अपने नदी नाले तालाब संभाल कर रखो तो बुरे समय में का बुरा समय भी मजे से निकल सकता है। उसके बाद 16वां प्रश्न है, अमेरिका की घोषणा है कि वह अपने खाऊ अजगड़ू जीवन पद्धति से कोई समझौता नहीं करेगा। तो इस कथन पर विचार कीजिए। तो कहते हैं धरती के वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है, जिसके कारण धरती के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस का कारण, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का कारण अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा दी जा रही औद्योगिक सभ्यता को बढ़ावा है। औद्योगिकरण के कारण प्रकृति प्रदत्त विभिन्न चीज़ों का नुकसान हो गया है, हरियाली समाप्त हो गई है, पानी के साधन भी कम हो रहे हैं। इन सभी प्राकृतिक संसाधन समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। जो अभी शेष हैं और इन उद्योगों के लिए उनका अत्यधिक दोहन और शोषण किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी खाऊ उजाड़ू सभ्यता वाली प्रवृत्ति को छोड़ने को तैयार नहीं है। वह इसका सीधे से सीधा दोष जो है विकासशील देशों पर मंड देता है। अगला है 17वां प्रश्न कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी के प्रबंध को जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। पहले के लोग कुछ नहीं जानते थे। तो हमारे आज के इंजीनियर यह सोचते हैं कि पश्चिम में पुनर्जागरण के पश्चात ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ, अतः पुनर्जागरण से पहले के लोग जल प्रबंधन के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन लेखक यहाँ इस कहानी में पुनर्जागरण से पहले ही
जल संरक्षण के लिए मालवा के राजा विक्रमादित्य, राजा भोज और मुंज द्वारा किए गए अलग अलग उपाय को उन्होंने रेखांकित किया है। जैसे इन राजाओं ने बहुत सारे तालाब और बावड़ियां बनवाई जिससे बरसात का भूमिगत जल का संरक्षण किया जा सके। उसके बाद 18वां प्रश्न है, लेखक के विचार में हमें विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता कैसे है? तो इसके उत्तर में हम बता सकते हैं कि लेखक के अनुसार जिसको हम औद्योगिक सभ्यता कह रहे हैं, वास्तव में क्या है कि यह उजाड़ की सभ्यता है। और उजाड़ की सभ्यता किस लिए? कि जितना औद्योगिकीकरण हुआ है, इस औद्योगिकीकरण के कारण क्या कहते हैं, गांव में से तालाब, बावड़ियां ये सभी नष्ट हो गई हैं और जगह जगह कंक्रीट के जंगल बना दिए गए हैं। पेड़ और हरियाली उससे प्रभावित हुई है। इसी कारण बताते हैं कि जितना औद्योगिकीकरण हुआ है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी वातावरण में जाकर मिल गई है, जिसने धरती के तापमान को 3 डिग्री तक बढ़ा दिया है। और धरती के वातावरण के गर्म होने के कारण ही यह सब गड़बड़ी हो रही है। और इस तरह से कहते हैं कि जो मालवा की धरती के जो गहन गंभीर पग पग नीर और डगडग रोटी देने वाली धरती है, वो भी उजड़ने लगी है। तो लेखक कहता है कि औद्योगिकरण की यह पद्धति जो है वास्तव में खाऊ उजाड़ू सभ्यता है। और अमेरिका और यूरोप के जो देश हैं इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, लेकिन हम सब भी अभी भी उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। तो बच्चों, ये पाठ थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको अच्छे से आप जो है देख लेंगे, इनकी तैयारी करेंगे। अंतराल के सभी पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।